नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के पहले पाठ को पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। इस पाठ में लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बताया है कि उनका बचपन किस परिवेश में बीता, उनके साहित्यकार बनने में किन किन लोगों का योगदान रहा और उनके व्यक्तित्व पर किस किस का प्रभाव पड़ा, और विशेष रूप से प्रेमघन जी, जिनका पूरा नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, उनका इनके जीवन पर क्या प्रभाव रहा, इस बात का उन्होंने विशेष रूप से यहाँ पर वर्णन किया है। बच्चों, सबसे पहले हम छाया स्मृति का अर्थ समझ लेते हैं। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं, उनमें से कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो स्थायी रूप से हमारी स्मृति में रच बस जाती हैं। उन्हीं स्मृतियों को शब्दों के रूप में पिरो करके लिख देना छाया स्मृति है। यानी यह संस्मरणात्मक शैली में रचा गया एक पाठ है, जिसमें लेखक ने प्रेमघन जी के साथ बीते अपने जीवन के विभिन्न उदाहरणों को, विभिन्न घटनाओं को यहाँ पर वर्णित किया है। लेखक का कहना है कि उनके पिता पुरानी हिंदी और फारसी के अच्छे ज्ञाता थे और वे प्रायः रात के समय अपने परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा करके रामचंद्रिका व रामचरितमानस जैसी पुस्तकों को पढ़ करके सुनाया करते थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक भी उन्हें अत्यंत प्रिय थे, और इसी कारण लेखक के मन में भी बचपन से ही भारतेंदु जी के विषय में एक मधुर भावना, एक अपूर्व प्रेम की भावना जागृत थी। और बचपन में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र व सत्यवादी हरिश्चंद्र में कुछ विशेष फर्क नहीं समझते थे। उन्हें लगता था नाम की समानता होने की वजह से कि ये दोनों एक ही हैं। परंतु बड़े होने के बाद उन्हें पता चला कि भारतेंदु जी वे हैं जो प्रसिद्ध कवि, नाटककार, साहित्यकार हैं, और सत्यवादी हरिश्चंद्र जो हैं वे एक राजा हुए जो कि अपने सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस बात का उन्हें बड़े होने पर समझ आ गई, और जब वे अभी केवल 8 वर्ष के थे, इनके पिता की बदली हो गई हमीरपुर से मिर्जापुर में। कहाँ? हमीरपुर से मिर्जापुर में। वहां आने के बाद पता चला कि भारतेंदु जी के एक मित्र यहाँ पर रहते हैं पास में ही। तो इनके मन में एक तीव्र उत्कंठा हुई कि मैं जाकर के उनसे मिलूं। जैसे बच्चों, किसी को सलमान खान बहुत अच्छा लगता है और हम उससे नहीं मिल सकते, परंतु यदि हमें यह पता चले कि सलमान का कोई मित्र हमारी सोसाइटी में रहता है, तो हमें अवश्य इच्छा होगी कि जाके हम कम से कम उससे तो जरूर मिलें। तो ठीक यही बात इस समय इनके मन में थी। शुक्ल जी को लगा कि मुझे उनके मित्र से मिलना चाहिए, और ये मित्र कौन थे? यही उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इन्होंने अपने मित्र मंडली को इकट्ठा किया और ये सब मील 1.5 मील का रास्ता तय करके एक मकान के बाहर जाकर के पहुंचे, क्योंकि लेखक शहर के बाहर रहते थे और यह घर शहर के अंदर था। तो ये वहां जाकर पहुंचे तो एक बालक ने मकान की ओर इशारा किया कि वह घर है। अब ये काफी देर तक वहां घर के सामने खड़े रहे, सड़क पर कई चक्कर भी लगाए कि शायद नजर आ जाएं, और काफी समय बाद एक बच्चे ने इशारा किया पहली मंजिल की ओर। जब इन्होंने देखा तो नीचे का बरामदा पूरा खाली था और ऊपर के बरामदे में एक मूर्ति सी खड़ी दिखाई दी। वह मूर्ति खंबे के साथ अपना हाथ टिका करके खड़ी हुई थी। उनके बाल दोनों कंधों तक बिखरे हुए थे और वह कुछ सोच रही थी। बस यही पहली झलक बद्री नारायण जी की इन्होंने देखी, और थोड़ी देर बाद ही वह मूर्ति वहां से गायब हो गई। तो यही पहली झलक ही बाद में धीरे धीरे उनकी मित्रता के रूप में परिणत हुई, यानी बदल गई। तो कहने का अभिप्राय क्या है? धीरे धीरे उनके साथ मिलना जुलना इनका बढ़ गया और मित्रता हो गई। परंतु प्रेमघन जी, जिन्हें चौधरी साहब कहा गया है, चौधरी साहब जो हैं वे इन्हें पुरातत्व की वस्तु लगते थे, और उनमें प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण इन्हें नजर आता था। क्यों? क्योंकि जो प्रेमघन जी थे उन्हें उक्तियों को तोड़ मोड़ कर बोलने में बड़ा मजा आता था, और वे रईसी के यानी एक उनके चेहरे से ही तबीयतदारी रईसी टपकती थी, और उनके बाल पहले ही बताया कंधों तक बिखरे रहते थे, और वे
बसंत पंचमी, होली जैसे त्योहारों को बहुत उत्साह के साथ, नाच रंग के साथ मनाया करते थे। जब वे कभी चलते थे तो उनके पीछे पीछे एक नौकर तश्तरी यानी ट्रे में पान लेके चलता था। तो इस तरह से बड़े रईसी वाले अंदाज में वो रहा करते थे और उनके जीवन से जुड़ी कई मजेदार घटनाएं भी इस पाठ में बताई गई हैं। जैसे एक बार एक नौकर से गिलास टूट गया तो इन्होंने क्या कहा, कारे बचाता नहीं, यानी सीधे सीधे नहीं पूछ सकते कि बच गया या टूट गया, नहीं, वक्र दृष्टि से देखना और बोलना ये इनकी खासियत थी। ऐसे ही एक अन्य घटना है। एक बार मित्रों के साथ ये बैठे हुए थे, साथ में लैंप जल रहा था। लैंप की जो लो है वो भभकने लगी, जिससे पता लग रहा था कि यदि तुरंत नहीं बुझाया गया तो चिमनी टूट सकती है। पर खुद बुझाने की बजाय नौकर को ये आवाज देते रहे और क्या कहा, अरे जब फूट जाए तब चलत आवा, मतलब जब टूट जाएगी तब चल के आओगे। और वाकई वही हुआ, नौकर के आने तक वो चिमनी फूट गई, लैंप टूट गया, मगर इन्होंने खुद से उसको बंद नहीं किया। तो ये उनकी रईसी थी, एक अलग ही अंदाज था। ऐसे एक अन्य घटना का वर्णन है कि एक बार एक पड़ोसी महाशय इनके पास आए और ये उनसे बातचीत कर रहे थे। एक पंडित जी थे वे, तो पंडित जी से इन्होंने पूछा क्या हाल है। पंडित जी ने कहा आज एकादशी है, बस थोड़ा सा जल खाया है और चले आ रहे हैं। तो इन्होंने भी उसी अंदाज में आगे पूछा, केवल जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है। तो इस तरह की छोटी छोटी अनेक रोचक घटनाएं इस पाठ में हमें मिलती हैं। और लेखक का ये कहना है कि एक बार वे अपने एक मित्र, अपने एक रिश्तेदार के साथ बारात में काशी गए, तो वहां उन्होंने घर से केदारनाथ पाठक जी को निकलते हुए देखा। बाद में इन्हें पता चला वह घर भारतेंदु जी का था। तो इन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई कि जिन भारतेंदु जी से मिलने की इनके मन में इतनी तमन्ना थी, आज उनके घर का पता चल गया, उनकी एक इच्छा पूरी हुई। और तो इस प्रकार ये बताते हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य को धीरे धीरे कैसे अपने अंदर रचा बसा लिया, क्योंकि इनके घर में ही पारिवारिक माहौल ही ऐसा था कि हिंदी साहित्य की पुस्तकें अधिक रहती थी। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः घर पर आती थी जिन्हें ये पढ़ते थे। परंतु जब बाद में इनके पिता को लगा कि कहीं बेटा बिगड़ ना जाए और उसका अपनी पढ़ाई से ध्यान न हट जाए, उन्होंने वो पुस्तकें छुपा कर रखनी शुरू कर दी। तो ये केदारनाथ पाठक जी के पुस्तकालय से पुस्तकें ला करके पढ़ा करते थे। और अभी ये 16 वर्ष के हुए थे कि इनकी गिनती लेखकों में होने लग गई। इनकी लेखक मंडली में भी प्रायः ये नए पुराने लेखकों के ऊपर ही चर्चा हुआ करती थी। इनकी लेखक मंडली में कई ऐसे मित्र थे जैसे बद्रीनाथ, उमाशंकर द्विवेदी, जायसवाल, अनेक ऐसे मित्र थे। और ये लोग अपनी बातचीत में निस्संदेह शब्द का बहुत प्रयोग करते थे। निस्संदेह यानी बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के। और जो इनके आसपास के रहने वाले लोग थे वे प्रायः कोर्ट कचहरी में काम करने वाले क्लर्क, मुख्तार, अमला, इस तरह के लोग थे जो उर्दू का प्रयोग ज्यादा करते थे। आपको मालूम ही है वकील, मुंशी वगैरह की बातचीत में उर्दू ज्यादा होती है, तो उन्हें बड़ा अजीब लगता था इनकी हिंदी के शुद्ध शब्द सुन करके। तो उन्होंने इनकी मंडली का नाम ही निस्संदेह रख दिया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रायः पूछा भी जाता है कि इनकी मित्र मंडली का नाम निस्संदेह क्यों रखा गया। इसीलिए रखा गया क्योंकि इनकी बातचीत में निस्संदेह शब्द का प्रयोग अधिक होता था और इनके पास में रहने वाले उर्दू भाषी लोग उन्हें यह अजीब लगता था, तो इसीलिए उन्होंने इनकी मंडली का नाम ही निस्संदेह रख दिया था। इस प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन इस पाठ में हमें मिलता है। साथ ही यह भी कहते हैं कि जो प्रेमघन जी थे वे नागरी को भाषा मानते थे और ऐसा कहते थे कि जो शिष्ट लोगों की भाषा हुई वही नागरी भाषा बनी। और इसीलिए वो मिर्जापुर को मीरजापुर कहकर संबोधित करते थे। और उसका अर्थ क्या बताते थे, मीर जमा जा जमा पुर, मीर यानी समुद्र, जा यानी पुत्री, तो पुर वही का वही वापस वैसे ही लगाना है। समुद्र की पुत्री कौन, लक्ष्मी, तो इसलिए मीरजापुर का अर्थ ही बोलते थे लक्ष्मीपुर। तो इस प्रकार हम यह जानते हैं कि इस पाठ में हमें लेखक ने समझाया है
कि प्रेमघन जी के साथ उनकी क्या क्या स्मृतियां जुड़ी हुई थी और उनके व्यक्तित्व का इनके साहित्यकार बनने के लिए कितना योगदान रहा। आइए अब हम जल्दी से इस पाठ के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है, शुक्ल जी को बचपन से घर में साहित्यिक वातावरण मिला क्योंकि उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे और पुरानी हिंदी कविता के प्रेमी थे। वे प्रायः रात्रि में घर के सब सदस्यों को एकत्रित करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक उन्हें अत्यंत प्रिय थे। अगला बिंदु है, बचपन के कारण शुक्ल जी सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र में अंतर समझ नहीं पाते थे। शुक्ल जी के पिता की बदली हमीरपुर से मिर्जापुर में होने पर अपनी मित्र मंडली के साथ जाने पर उन्हें प्रेमघन जी के प्रथम दर्शन हुए, जब वे लता प्रतान के बीच मूर्तिवत खड़े, कंधों पर बाल बिखेरे और एक हाथ बरामदे के खंबे पर रखे हुए थे। शुक्ल जी घर में आने वाली भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें पढ़ते थे। तब पिता ने यह सोचा कि पुत्र का ध्यान पढ़ाई से हट ना जाए, तो उन्होंने पुस्तकें छिपाना शुरू कर दिया। तब शुक्ल जी ने पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय से पुस्तकें लाकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार शुक्ल जी की रुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई व उनकी गहरी मित्रता केदारनाथ जी से भी हो गई। 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते शुक्ल जी को समवयस्क हिंदी प्रेमी लेखकों की मंडली भी मिल गई, जिनमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। उन लोगों की बातचीत प्रायः लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, जिसमें निस्संदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर लेखक रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन लोगों ने लेखक मंडली का नाम निस्संदेह रख छोड़ा था। लेखक चौधरी साहब को एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। चौधरी प्रेमघन जी खासे हिंदुस्तानी रईस थे। उनकी हर बात में तबीयतदारी टपकती थी। बसंत पंचमी, होली आदि त्योहारों पर उनके घर में खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी बातें विलक्षण वक्रता लिए हुए रहती थी। चौधरी साहब प्रायः लोगों को उल्लू बनाया करते थे। वे प्रसिद्ध कवि होने के साथ साथ भाषा के विद्वान भी थे। उपाध्याय जी नागरी को भाषा मानते थे और बराबर नागरी भाषा लिखा करते थे। उनका कहना था कि नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई वही नागरी भाषा कहलाई। आइए अब इस पाठ के अभ्यास हेतु प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने अपने पिताजी की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। सबसे पहले उनके पिता फारसी भाषा के अच्छे विद्वान थे। दूसरा, उन्हें पुरानी हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान था। वे फारसी भाषा में लिखी उक्तियों के साथ हिंदी भाषा में लिखी गई उक्तियों को मिलाने के शौकीन थे। वे प्रायः रात में सारे परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका को पढ़कर सुनाया करते थे और उन्हें भारतेंदु जी के नाटक बहुत प्रिय थे। दूसरा प्रश्न है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जगी रहती थी? तो इसका उत्तर होगा, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में बहुत ही मधुर भावना जगी रहती थी, क्योंकि वह राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में कोई विशेष अंतर नहीं समझ पाया करते थे और वे भारतेंदु हरिश्चंद्र व राजा हरिश्चंद्र दोनों को ही एक ही दृष्टि से देखते थे। यदि उनके सम्मुख कोई हरिश्चंद्र का नाम लेता तो उनके मन में इन दोनों से युक्त मिले जुले भावों का उद्भव होता था। इसी कारण से उनके मन में एक माधुर्य भाव का संचार
होता था। तीसरा प्रश्न, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी? तो इसका उत्तर क्या होगा? जब लेखक के पिता की बदली हमीरपुर से मिर्जापुर में हो गई तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भारतेंदु जी के एक मित्र प्रेमघन जी यहीं कहीं पास में रहते हैं, जिनका पूरा नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी है और वे प्रेमघन उपनाम से लिखते हैं। तो लेखक उनसे मिलने के लिए आतुर हो उठा और अपने मित्रों की मंडली के साथ योजना अनुसार करीब 1-1.5 मील तक चलकर उनके घर के नीचे जा खड़ा हुआ। इसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों को भी खोज लिया जो कि उनके घर का पता अच्छे से जानते थे। इसके बाद जब वे जाकर उनके घर के सामने खड़े हुए तो कई चक्कर सड़क पर लगाए और तभी एक बालक ने पहली मंजिल की ओर इशारा किया। नीचे का बरामदा खाली था और पहली मंजिल के ऊपर वाले बरामदे में एक मूर्ति सी लता प्रतान के पीछे छिपी हुई खड़ी थी, जिसके दोनों कंधों तक बाल लटक रहे थे और उनका एक हाथ खंबे की ओर था। यही पहली झलक थी जो चौधरी साहब की लेखक ने देखी। अगला प्रश्न, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव किस तरह बढ़ता गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? लेखक के घर में पारिवारिक वातावरण ही ऐसा था कि इनके पिता हिंदी, पुरानी हिंदी और फारसी के अच्छे जानकार थे। वे प्रायः रात में रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर के सुनाया करते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक भी उन्हें अत्यंत प्रिय थे। तो पिता के द्वारा ही इनके अंदर साहित्य के प्रति झुकाव का बीजारोपण हुआ। बाद में ये घर में आने वाली भारत जीवन प्रेस की पुस्तकों को पढ़ने लगे और जब पिता ने यह सोचा कि कहीं बेटा बिगड़ ना जाए या उसका अपनी पढ़ाई से ध्यान ना हट जाए और उन्होंने भारत जीवन प्रेस की वे पुस्तकें छुपाना शुरू कर दिया, तो इन्होंने केदारनाथ पाठक जी के पुस्तकालय से लाकर हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। इससे इनका झुकाव हिंदी साहित्य की ओर बढ़ता गया और धीरे धीरे इनकी मित्र मंडली भी हिंदी साहित्य के लेखकों वाली ही बनती गई और उनमें साहित्य से संबंधित चर्चा होते होते इनका झुकाव पूरी तरह से हिंदी साहित्य की ओर हो गया। अगला प्रश्न, निस्संदेह शब्द को लेकर लेखक ने किस प्रसंग का जिक्र किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? निस्संदेह शब्द लेखक की मित्र मंडली के लिए रखा गया क्योंकि जहां लेखक रहता था वहां आसपास कोर्ट कचहरी में काम करने वाले वकील, मुंशी, मुख्तार इत्यादि थे, जिनकी भाषा में प्रायः उर्दू के शब्द रहते थे। उन्हें हिंदी के ये शब्द कुछ अजीब से लगते थे, तो लेखक मंडली में अधिकांश रूप से निस्संदेह शब्द का प्रयोग होने के कारण उन्होंने इनकी मंडली का नाम ही निस्संदेह मंडली रख छोड़ा था। अगला प्रश्न, पाठ में कुछ रोचक घटनाओं का उल्लेख है, ऐसी 3 घटनाएं चुनकर उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो ये 3 घटनाएं आप वही लिख सकते हैं जो पाठ समझाते हुए आपको सार में बताई गई हैं। एक तो वह घटना हो सकती है जब लेखक ने बताया कि प्रेमघन जी अपने मित्रों के साथ बैठे हुए थे और एक नौकर से गिलास टूट गया तो उन्होंने पूछा, कारे बचाता नहीं। ये अर्थात वक्रतापूर्ण तरीके से उन्होंने एक अलग ही अंदाज में नौकर से बात की। एक अन्य घटना हो सकती है जब एक पंडित जी वहां पर आए और इन्होंने हालचाल पूछा तो पंडित जी ने कहा कि आज एकादशी का व्रत है, बस कुछ जल खाया है और चले आ रहे हैं। तो प्रेमघन जी ने तुरंत कहा, केवल जल ही खाया है या कुछ फलाहार भी पिया है? और एक तीसरी घटना, जब चौधरी साहब अपने मित्रों के साथ बैठे थे और लालटेन के अंदर बत्ती भभक कर बुझने को थी, इन्होंने उस छोटे से काम के लिए भी नौकर को ही आवाज लगाई और स्वयं नहीं उसको बुझाया और परिणाम यह हुआ कि लालटेन फट गई। तो इस प्रकार कोई भी 3 रोचक घटनाएं हम इस पाठ में से बता सकते हैं।
अगला प्रश्न है, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है और क्यों? स्पष्ट कीजिए। तो हम क्या कहेंगे, इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण रहता था, यह कथन चौधरी प्रेमघन जी के लिए कहा गया है, क्योंकि लेखक की मित्र मंडली में सबसे बड़ी उम्र के प्रेमघन जी ही थे। चौधरी साहब बड़े होने के कारण उन्हें पुरानी चीज लगते थे, परंतु पुराने होने के साथ साथ उनकी आंखों में सदैव प्रेम और कुछ न कुछ नया बताने समझने की चाहत रहती थी। इसी कारण जब भी लेखक उनसे मिलता था तो उसे हमेशा कुतूहल रहता था कि आज क्या नया जानने को मिलेगा। इसलिए उनकी दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का अद्भुत मिश्रण लेखक ने कहा। अगला प्रश्न, प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं को उजागर किया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के विषय में बताया है कि उनके बाल कंधों तक लटके रहते थे, वे एक रईस किस्म के व्यक्ति थे, उनके चेहरे से ही तबीयतदारी टपकती थी, वे हर उत्सव को बहुत ही खुशी के साथ, उत्साह के साथ, नाच रंग के साथ मनाया करते थे और वे छोटे छोटे कामों के लिए भी नौकरों पर ही निर्भर रहते थे। बहुत हंसी मजाक वाले स्वभाव के थे और वक्रतापूर्ण अंदाज में बात करना उनके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी। अगला प्रश्न, समवयस्क हिंदी प्रेमियों की मंडली में कौन कौन से लेखक मुख्य थे? तो इसका उत्तर क्या होगा? हिंदी प्रेमियों की मंडली में ये लेखक मुख्य थे: काशी प्रसाद जायसवाल, भगवान दास हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी इत्यादि। अंतिम प्रश्न है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि जब एक बार लेखक अपने पिताजी के कहने पर बारात के साथ काशी गए तो वहाँ चौखंबा रास्ते की ओर निकल गए। वहाँ उन्होंने एक मकान से केदारनाथ पाठक जी को बाहर निकलते हुए देखा। बाद में उन्हें पता चला कि यह मकान जहाँ से पाठक जी निकल रहे थे भारतेंदु जी का मकान है। तो वे बहुत ही भावुकता से उस मकान की ओर देखने लगे। उन्हें इस प्रकार भावुक होकर मकान की ओर निहारते हुए देख पाठक जी बहुत प्रभावित हुए और उनके हृदय में लेखक के प्रति एक अजीब सा प्रेम जागृत हुआ और इस प्रकार भारतेंदु जी के मकान के नीचे का हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। अर्थात पाठक जी लेखक के बहुत अच्छे मित्र बन गए। बच्चों, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको यह छोटा सा बहुत ही रोचक सा जो पाठ है वह अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि आपको वीडियोस अच्छी भी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लाइक करना शायद आप भूल जाते हैं। तो आप लाइक अवश्य करिए और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी कीजिए। नीचे लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं व साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद।